हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजय और आप देख रहे हैं अजय आईटी एजुकेशन। क्या आप डिप्लोमा किए हुए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो या सिविल से हो, डिप्लोमा किए हुए हैं और जॉब की तलाश में है तो आपके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा स्तर की वैकेंसी की बात करने वाले हैं हम, जो कि यूपीएससी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाला गया भर्ती है, जो कि 297 पोस्ट, लगभग 1100 पोस्ट कंबाइंड जूनियर इंजीनियर का है, जो कि उत्तराखंड सरकार के विभिन्न विभाग जैसे लघु सिंचाई विभाग, पथ निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग समेत तमाम प्रकार के विभागों में यह वैकेंसी आ चुका है। तो इस वैकेंसी का आज हम लोग बात करने वाले हैं, इसके क्या क्या क्राइटेरिया है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इसको अप्लाई करने के बाद इसका जो आगे सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या क्या होगा, अगर एग्जाम होता है तो एग्जाम कितने मार्क्स का होगा, इन सारी तमाम इसके सिलेबस से लेकर के इसके सारे प्रोसेस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक, जहां आपको ये तमाम जानकारी दी जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में, ये जो यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जाना जाता है, यूपीएससी के द्वारा ही कंबाइंड जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी निकाला गया। यहाँ पे आप नोटिस देख सकते हैं, यहाँ साफ नोटिफिकेशन में 14 अक्टूबर 2023 के डेट में नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट, देखिए 14 अक्टूबर के डेट में उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट जूनियर इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन 2023 एडवर्टीजमेंट इसका जारी हो चुका है। रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन इसका आपको पब्लिश हो चुका है। यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके इस वैकेंसी का डिटेल समझ सकते हैं और यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका जो नोटिफिकेशन है वो क्या कर रहा है, क्या क्या प्रोसेस है इसकी। अगर हम बात करें, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, आप यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार का नोटिफिकेशन है। इसको जब आप रीड करेंगे तो यहाँ साफ आप देख सकते हैं 14 अक्टूबर के डेट में यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस ऑनलाइन अप्लाई करने का इसका अंतिम तिथि 3 नवंबर 2023 है। ठीक है, 3 नवंबर 2023 है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का भी एक समय दिया गया है। 10 से 19 नवंबर तक आप इसको संशोधन कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार का आपको अप्लाई करते समय मिस्टेक हो गया है। बात करेंगे इसकी सीटिंग पोजीशन के, कौन कौन से विभाग में किस ब्रांच के लिए कितना सीट है, अगर इसकी बात करेंगे तो उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं साफ क्लियर, यहाँ जो लिखा हुआ इस एग्जाम का नाम उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023, इस एग्जाम का नाम रखा गया है कंबाइंड जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, इसमें इसके इच्छुक पात्र अभ्यर्थी से विज्ञापन की शर्त के अनुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 3 नवंबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें टोटल पोस्ट 1097 है। यह सीट बहुत ही भारी मात्रा में है जूनियर इंजीनियरों के लिए। यह सीट भारी मात्रा में है, 297 सीट कोई कम नहीं होता है। अगर आप डिप्लोमा किए हुए, चाहे वो सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो या मैकेनिकल से हो, ये तीनों कैटेगरी वालों के लिए यह वैकेंसी भारी संख्या में आया हुआ है। इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ब्रांच वाइज और इसके विभाग वाइज कितना कितना सीट है। तो आप यहाँ साफ नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि ग्रामीण निर्माण विभाग में यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 187 सीट है, जिसको कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। जनरल का 122 है, एससी का 18, एसटी का 10, ओबीसी का 19 और ईडब्ल्यूएस का 18 सीट है। ठीक है, इसके लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें केवल आप या तो उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के द्वारा अगर जूनियर इंजीनियरिंग का कोर्स किए हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ पोस्ट ऐसा है जिसमें भारत सरकार के किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज अथवा राज्य से आप किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हर पोस्ट के आगे मेंशन किया गया है। तो जैसा कि हम लोग देखें, अभी जूनियर इंजीनियर सिविल का जो 187 वैकेंसी था, इसमें साफ मेंशन है कि उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश प्राविधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अगर आपने किया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से, तो ही इस ग्रामीण निर्माण विभाग में आप सिविल के पोस्ट पर इस वाले कैटेगरी में आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसका सैलरी की बात करेंगे हम लोग तो लेवल 7 है, जिसका 44,900 से 1,42,400 तक सैलरी का ये आपको स्केल दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक अधिमानी अर्हता है। अधिमानी अर्हता का अर्थ होता है कि अगर आपके पास इन कैटेगरी में से किसी भी प्रकार का योग्यता है
तो आपको वहां पर प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। उसी को अधिमानी अर्हता बोला जाता है। तो भाई क्या क्या चीज है, पहला में दिया है प्रादेशिक सेना में अगर आपने 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो तब, या एनसीसी जो होता है राष्ट्रीय कैडेट कोर का अगर बी लेवल का आपके पास प्रमाण पत्र है तब, या राष्ट्रीय सेवा योजना का सी लेवल का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आपको इस वैकेंसी के लिए प्रेफर्ड किया जाएगा, ठीक है। नॉर्मल के अपेक्षा आपको वहां पे आपका सिलेक्शन पहले होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट विभाग का, सॉरी ग्रामीण विभाग के ही नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का 9 सीट है, जनरल का 7, ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1। इसका भी क्राइटेरिया वही है, उत्तर प्रदेश अथवा उत्तराखंड से आपका जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो प्रेफरेंसर के लिए जो था क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट ये आपके पास रहेगा तो आपको भी प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जूनियर इंजीनियर प्राविधिक का मतलब होता है टेक्निकल, ठीक है। तो इस कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं कि सिविल वाले को ही लिया जा रहा है, ठीक है। 5 सीट जो है जूनियर टेक्निकल इंजीनियर का, इसमें भी जो सिविल किए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो 3 कैटेगरी था ये केवल आपको ग्रामीण विकास विभाग का है, विकास विभाग का है। नेक्स्ट इसी प्रकार से आप देखेंगे सिंचाई विभाग में है, इसी प्रकार से देखेंगे लघु सिंचाई विभाग में है, पंचायती राज विभाग में 41 सीट है, पेयजल स्वच्छता विभाग जल संस्थान में है 79 पोस्ट, इसी प्रकार से पेयजल स्वच्छता विभाग पेयजल निगम में है। ये तमाम विभाग में ओनली 3 प्रकार के जो भी डिप्लोमा वाले डिग्री है, चाहे वो आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो या इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किए हैं, वहां आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे ऐसा कौन कौन सा पोस्ट है जिसमें ऑल इंडिया किसी भी स्टेट के छात्र अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के किसी भी संस्थान से सिविल में, मैकेनिकल में अथवा इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किए हैं। तो इस चीज को समझने के लिए और भी विभाग है उसको हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पेयजल निगम में। तो यहाँ आप साफ देख सकते हैं जूनियर सिविल इंजीनियर का पोस्ट 50 है, जिसमें क्वालिफिकेशन का क्या लिखा हुआ है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा। यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि ये जो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में यहाँ पे कोई भी ऑल इंडिया में किसी भी स्टेट के छात्र अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग क्राइटेरिया है, तो आपको केयरफुली नोटिफिकेशन को रीड करना है और आपको समझना है कि हम किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। इस प्रकार से देखिए ऊर्जा विभाग में दिया हुआ है, ऊर्जा विभाग में जो पोस्ट है उसका नाम है विद्युत अवर अभियंता, ठीक है। तो जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को लिया जाएगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा की है 9 सीट है, और बाकी जो प्रेफर्ड के लिए जो भी क्वालिफिकेशन था वो तो रहेगा ही। इसी प्रकार से आवास विभाग, कृषि कल्याण विभाग, शहरी विकास विभाग, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विभाग, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, ये भी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। तो यहाँ पर भी जो आपका रहेगा पोस्ट उसका नाम है अवर अभियंता जनपद प्रशिक्षु, ठीक है। तो इसमें भी जो क्वालिफिकेशन होगा वो देख लीजिए, उत्तराखंड राज्य के तीनों ऊर्जा निगम पिटकल को सम्मिलित करते हुए कार्यरत सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर और विभागीय वृत्ति के पास न्यूनतम 50% अंक के साथ आपके पास डिप्लोमा का कोर्स होना चाहिए। मतलब डिप्लोमा में आपको कम से कम 50% होना चाहिए मार्किंग, ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही अभ्यर्थी को हिंदी भाषा में पढ़ने लिखने और बोलने का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा अलग अलग कुछ क्राइटेरिया भी है, सभी विभाग का अपना अपना क्राइटेरिया है, आपको केयरफुली पढ़ना है इसको, ठीक है, कि किस किस विभाग के लिए हम एलिजिबल हैं और उससे आप अप्लाई कीजिए और वहां से आप इसके एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे कि इसके अंतर्गत जो सभी विभाग के पोस्ट है उस पोस्ट का नेचर क्या रहेगा, ठीक है, किस टाइप का आपको पद मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियर मेंशन है, आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि ग्रामीण निर्माण विभाग हुआ आपको सिविल वाले, आपका जो पद का नेचर होगा, स्वरूप होगा, वो ग्रुप क्या रहेगा, ग मतलब सी रहेगा, और आपका पोस्ट स्थायी रहेगा नौकरी, और जो आप रहेंगे अराजपत्रित रहेंगे, मतलब नॉन गेजेटेड पोस्ट पे आप रहेंगे। ग्रुप सी में परमानेंट बहाली और नॉन गेजेटेड। इसी प्रकार से अलग अलग विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग
ठीक है। सिंचाई विभाग कनीय अभियंता, लघु सिंचाई विभाग कनीय अभियंता, इसी प्रकार से बहुत सारा दिया हुआ है, सारा पोस्ट का डिटेल है। सभी में आप लगभग ग्रुप सी में रहेंगे और अस्थायी नौकरी रहेगी और राजपत्रित रहेंगे, मतलब कि आप नॉन गैजेटेड के कैटेगरी में रहेंगे और आपका जो पेंशन रहेगा अंशदायी रहेगा, ठीक है। अंशदायी पेंशन युक्त का मतलब होता है कि जब आपको पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट के समय, उस समय आपको 100% पेंशन वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। उसका कुछ परसेंटेज आप ले सकते हैं, बाकी आपको वहां पे रखना पड़ेगा, जो कि शेयर बाजार के अकॉर्डिंग आपको धीरे धीरे बेनिफिट देता रहता है, वो सब अलग मैटर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आरक्षण की। अगर आरक्षण की बात किया जाए तो इस नोटिफिकेशन में जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो प्रत्येक विभाग का आरक्षण का डिटेल दिया हुआ है। जैसे कि ग्रामीण विभाग में क्या होगा, जैसे कि ग्रामीण निर्माण विभाग में जो सिविल का पोस्ट था उसमें क्या होगा, उत्तराखंड के महिला के लिए जनरल कैटेगरी में 36 सीट है, ठीक है। एससी के महिला के लिए 5 सीट है, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 5। मतलब देखा जाए तो टोटल पोस्ट में इतना पोस्ट महिलाओं के लिए फिक्स है। कहाँ की महिला? उत्तराखंड की, ठीक है। और उत्तराखंड के जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी ये आप देख सकते हैं फिक्स किया गया है सीट। तो ये जो आरक्षण है उत्तराखंड स्टेट की महिलाओं के लिए और वहां के अनाथ बच्चों के लिए प्रत्येक डिपार्टमेंट में सीट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और देख लेंगे, यहाँ पे लघु सिंचाई विभाग में 3 सीट हो गया, जनरल महिला का, एससी का 1, एसटी का 0, ओबीसी का 1, ठीक है। और इसमें आपको अनाथ बच्चों का नहीं है, ठीक है। जिसमें है साफ मेंशन है, जिसमें नहीं है वो नहीं है, सीट के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आयु की गणना कैसे होगी, कितने साल आपका उम्र होना चाहिए, तो उस पर अगर चर्चा करेंगे तो यहाँ आप साफ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु अनिवार्य वांछनीय अर्हता के प्रस्ताव 1 to 3 में उल्लिखित शर्त के अंतर्गत किसी भी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक है जो अभ्यर्थी पर लागू होगा। आयु की अगर बात करेंगे तो आपका आयु 1 जुलाई 2023 तक गिनती होगा। कहाँ तक गिनती होगा? 1 जुलाई 2023 तक आपका जो है प्रश्नगत पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा यथास्थिति विभागवार 18 से 21 है, ठीक है। किसी विभाग में 18 साल है न्यूनतम आयु, तो किसी विभाग में 21 साल है, और अधिकतम आयु सभी विभाग में 42 साल है। आपका जो आयु होगा 1 जुलाई 2023 तक गिनती किया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आयु की गणना विनिश्चित तिथि 1 जुलाई 2023, अभ्यर्थी की आयु यथास्थिति विभागवार न्यूनतम 18-21 और अधिकतम 42 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का अगर हम क्लियर करेंगे कि कौन सा विभाग में कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ को जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप देख पाएंगे कि आपका ग्रामीण विभाग निर्माण विभाग में जो सिविल का है 18 है, सिविल हो इलेक्ट्रिकल हो चाहे टेक्निकल हो, न्यूनतम आयु 18 साल, मैक्सिमम आयु 42 साल। इसी तरह सिंचाई विभाग में न्यूनतम 21 साल है, मैक्सिमम 42 है। इसी तरह से लघु सिंचाई विभाग में भी न्यूनतम आयु 21 वर्ष, मैक्सिमम 42 वर्ष। इसी प्रकार से आप पूरा डिटेल देख सकते हैं प्रत्येक विभाग का। बात करेंगे हम लोग आरक्षण की। अगर आप उत्तराखंड से हैं या उत्तर प्रदेश से हैं, जो आरक्षण आप पर लागू होगा, अगर उस कैटेगरी का आपको फायदा चाहिए तो आपको यह चीज ध्यान देना है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे फॉर्म को तो वहां पे आपको कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी को सेलेक्ट करेंगे, और एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं तो अपने कैटेगरी को वहां पे सेलेक्ट करना होगा। और आरक्षण का लाभ चाहिए तो अगर वो ऑप्शन दिया है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप वहां पे सेलेक्ट नहीं करते हैं कि आपको आरक्षण चाहिए या नहीं चाहिए, तो आपको जो है कैटेगरी सीधे जनरल मान लिया जाएगा और आपको किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो उत्तराखंड के निवासी है उन्हीं को आरक्षण मिलेगा, अदर स्टेट वालों को आरक्षण नहीं मिलेगा। यदि अभ्यर्थी आरक्षण की एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करते हैं तब वह केवल एक उपश्रेणी जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा का लाभ मिलेगा। मतलब एक से अधिक आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा, जिसमें आपको मैक्सिमम फायदा मिलेगा वही मिलेगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में वहां पर जो टिक लगाने के लिए दिया जाएगा, उधर क्षैतिज श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण का लाभ अनुमान किया जाएगा। मेरे कहने का यही मतलब है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वहां पर जो कॉलम बनाया रहेगा आरक्षण का, उसमें आपको टिकट करना पड़ेगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं तो उनको भी आपको अगर चाहिए कैटेगरी का लाभ तो उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा, ठीक है।
ये सारा डिटेल इस पीडीएफ में मेंशन है। आप इसको केयरफुली पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो इसको अप्लाई करने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लिंक पर आप जा सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है psc.uk.gov.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप इस पर जाएंगे तो इस पर उपलब्ध निर्देश अनुसार आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए जाना है और इसका 3 नवंबर 2023 रात्रि 11:59 तक इसका ऑनलाइन करने का समय रखा गया है। तो निर्धारित समय में आप ऑनलाइन कर लेंगे। इसको अप्लाई करने के लिए इसके वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहां पे विज्ञापन को पढ़ लेना है। इसके बाद इस वेबसाइट पर जाके मेन्यू बार में हाउ टू अप्लाई लिंक पर क्लिक करें, वहां पे आपको बताएगा कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। जब आप उसको पूरा पढ़ लेंगे तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करिएगा। तो पहले आपका रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस होगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप पूरा करेंगे तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। तो उस यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करके बाकी जो भी है तमाम आप वहां पे फॉर्म को फिलअप करेंगे, पेमेंट करेंगे, तभी आपको सक्सेस माना जाएगा। अगर आप पेमेंट छोड़ देते हैं तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। इसमें एक और नियम यह है कि अगर मान लीजिए कि आपने पेमेंट तक पूरा प्रोसेस कर दिया, फाइनल सबमिशन कर दिया है, ठीक है, और आपको किसी भी तरह का ऐसा बाद में पता चला कि त्रुटि हो गया है तो आप डायरेक्ट उस फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं और पुनः अप्लाई कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद बजाबते आपने जो पेमेंट किया है वो पैसा आपको रिफंड नहीं होगा। लेकिन अगर छोटा मोटा त्रुटि है तो उसके लिए एक डेट निर्धारित किया गया, उस डेट में आप लॉगिन करके वहां से आप सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तरीका दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करेंगे आवेदन शुल्क का कितना रुपया लग रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो अनारक्षित कैटेगरी है, ठीक है, जनरल वालों के लिए 150 रुपया लग रहा है, उसमें टैक्स लग रहा है 22 रुपया 30 पैसा, टोटल 172 रुपया 30 पैसा जनरल और उत्तराखंड के ओबीसी वालों को लग रहा है, ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति को 82 रुपया 30 पैसा लग रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर को 172 रुपया 30 पैसा लगेगा और शारीरिक रूप से जो दिव्यांग है उनको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा, केवल यहाँ पे टैक्स लग रहा है, ठीक है, 22 रुपया 30 पैसा। और उत्तराखंड में संचालित जो भी अनाथ बच्चों का जो है सिस्टम या जगह, उसमें जो है वहां से जब अप्लाई आप करेंगे तो किसी भी प्रकार का आपको शुल्क नहीं अदा करना है। यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा पहल। नेक्स्ट इसका हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। तो जब आप फाइनल फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपको वहां पे क्या होगा, एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम जो होगा 2 स्टेज में होगा। जो एग्जाम लिया जाएगा 2 स्टेज में लिया जाएगा, ठीक है। पहला जो स्टेज होगा, पहला स्टेज आपको 100 हिंदी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, सामान्य हिंदी रहेंगे और सामान्य अंग्रेजी रहेंगे 100, मतलब टोटल 200 क्वेश्चन आपको लिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 100 मार्क का होगा, ठीक है। फर्स्ट पेपर में आपको 100 हिंदी रहेगा, 100 अंग्रेजी रहेगा, प्रत्येक का पूर्णांक 1-1 रहेगा, तो आपको 200 प्रश्न का रहेगा, ठीक है। और 2-2 घंटा समय दिया जाएगा। हिंदी के लिए 2 घंटा दिया जाएगा और इसके लिए इंग्लिश के लिए भी 2 घंटा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सेकेंड स्टेज में जब आपकी परीक्षा होंगे तो जो कि आपका टेक्निकल होगा, जो आप जिस डिपार्टमेंट से किए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल, सिविल या मैकेनिकल। अगर आप इलेक्ट्रिकल से किए हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन अरेंज किया जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज का जो एग्जाम होगा उसमें 2 पेपर होगा, ठीक है। टेक्निकल में जो एग्जाम होगा सेकेंड स्टेज का, उसमें 2 पेपर होगा। अगर मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग से किए हैं, ठीक है, तो फर्स्ट पेपर जो होगा 180 नंबर का होगा और सेकेंड पेपर भी जो होगा 180 नंबर का होगा और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। इस तरह से आप 360 प्लस 360 नंबर के लिए फाइट करेंगे। टेक्निकल क्वेश्चन आपके पास कितना रहेगा, 360 दूना 720 मार्क आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। 360 क्वेश्चन को हल करके 720 मार्क आप प्राप्त करेंगे, जिसमें आपको 3 घंटा में सॉल्व करना है टोटल 360 क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो टेक्निकल में आप 720 क्वेश्चन और इधर 100 हिंदी और 100 अंग्रेजी, 200 अंक उधर से। तो इस तरह से देखा जाए तो 720 और 200 920 अंक पर फाइट किया जाएगा। आपका जो एग्जाम होगा टोटल कितने नंबर का होगा, 920 अंकों का होंगे, ठीक है। आपका एग्जाम 920 अंक के लिए होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे होगा। एक बार और आपको बताते हैं, जो फर्स्ट स्टेज का आपका एग्जाम होगा
हिंदी होगा 100 नंबर का, इंग्लिश होगा 100 नंबर का, तो 200 नंबर इधर हो गया। जो सेकेंड स्टेज में आपका 2 पेपर होगा, फर्स्ट पेपर भी होगा 180, ठीक है, 180 नंबर, 180 क्वेश्चन। सेकेंड पेपर भी रहेगा 180 क्वेश्चन का, लेकिन इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। तो फर्स्ट पेपर भी हुआ 360 नंबर का, सेकेंड पेपर भी हुआ 360 नंबर का। इस तरह से देखा जाए तो 720 नंबर का आपका टेक्निकल वाला पोर्शन होगा। तो 720 और इधर 200, टोटल आपको 920 अंक पर क्वालिफाई करना है। बाकी जो एग्जाम होगा आपका ऑनलाइन होगा, और प्रत्येक एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम रहेगा। अगर आप गलत करते हैं तो 1/4 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। जो भी टर्म कंडीशन लागू होता है वो लागू किया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दिखाया गया है, नेगेटिव मार्किंग होना ही होना है, ठीक है। विशेष इसके सिलेबस की अगर बात करें कि हिंदी से किस किस पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश अगर 100 क्वेश्चन का आता है तो किस किस पोर्शन से आएगा, तो आप इसके PDF पूरा डिटेल जब आप पढ़ेंगे, इसमें डिटेल मेंशन दिया हुआ। देखिए हिंदी का कि वर्ण संरचना से 10 अंक रहेगा, बर्तनी शोधन विश्लेषण से रहेगा, शब्द रचना से रहेगा, शब्द भेद से रहेगा। इसी प्रकार से इसका आप डिटेल सिलेबस निकाल सकते हैं, इस PDF में है, वहां जाके आप देख सकते हैं कि आपको किस पोर्शन से कितना कितना क्वेश्चन रहेगा। आई होप आप इस वैकेंसी के बारे में सारा जानकारी आपको पता चल गया होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी किसी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा ग्रुप का लिंक है वहां से जुड़ के आप वहां हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा करते हैं आप यह वैकेंसी के बारे में सुनकर जरूर आपके चेहरे पर मुस्कान आई होगी, खुश हुए होंगे कि 297 पोस्ट ये कम नहीं होता है, ये बहुत ही बड़ा बहाली है। और आप इसमें लग जाइए, इसको अप्लाई कीजिए और इसके तैयारी में लग जाए और इस वैकेंसी में आप जुड़ जाए, ठीक है, इस वैकेंसी को प्राप्त कर ले, ऐसा हम आशा करते हैं, कामना करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।